हेलो बेटा, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में अपने बात किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपने देखा कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, या इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह रहे थे। दूसरा पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। तो जो जीआई ट्रैक्ट थी उसमें मेन रूप से आपने देखा माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में और इंटेस्टाइन के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं कि ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका मतलब है कि हमारी कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड हैं, जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, और कुछ हमारी मेन ग्लैंड्स हैं जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, गाल ब्लैडर है। ये हमारी क्या है? ये मेन ग्लैंड्स हैं। तो ये जो हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड की। आपको पता है कि सैलिवरी ग्लैंड्स को अगर हम देखें, अगर हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स को देखें तो ये बक्कल कैविटी के अंदर जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स लगी हुई है, ये 3 पेयर्स में लगी होती है। इसका नंबर है, नंबर में ये 6 होती है या 3 पेयर्स होती है। 1 पेयर होती है पैरोटिड ग्लैंड, 1 पेयर होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और 1 पेयर होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो अगर हम इसको देखें, ये तीनों ही ग्लैंड सिचुएटेड है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर, और तीनों ही ग्लैंड से हमारे क्या निकलता है? सलाइवा निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, ये सैलिवरी ग्लैंड क्या है? सलाइवा को निकालने के लिए प्रेरित कर रहा है, सलाइवा को निकालता है। तो इस सैलिवरी ग्लैंड में अगर हम देखें, सबसे पहली हमारी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है, जो हमारे इधर जो हमारे दोनों ईयर हैं इसके बगल से ये सिचुएटेड है। यहां पर सबलिंगुअल ग्लैंड है जो हमारे टंग के नीचे की ओर है। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है जो हमारे मुख्य रूप से जो हमारे जाज हैं, जबड़े हैं, उसके अगल बगल की जो ग्लैंड्स है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। ये जो भी ग्लैंड्स है बेटा वो पेयर्स में लगी होती है, और सभी से क्या है? सलाइवा का सिक्रीशन होता है। लेकिन ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स है, हम आपको बता दें कि पैरोटिड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड्स है जो सलाइवा के निकालने के साथ साथ एक एंजाइम भी सिक्रीट करती है, और उस एंजाइम का नाम है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन, ये क्या है? ये एक एंजाइम है, सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। ये क्या है? किससे निकल रही है? पैरोटिड ग्लैंड से। लेकिन कभी कभी इस पैरोटिड ग्लैंड्स में वायरस का एक इन्फेक्शन हो जाता है, एक डिसीज हो जाती है मैन में, और इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो स्वेल कर जाती है। और जब स्वेल कर जाएगी तो उसका जो इंपैक्ट है, जो इफेक्ट पड़ता है, वो हमारे कहां पर पड़ता है? सब लिंगुअल ग्लैंड्स के नीचे की ओर। इसके कारण क्या होता है कि यहां पर जो ये ग्लैंड्स है वो बेटा स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, और वो डिसीज होता है। उस डिसीज को बोलते हैं मम्स। उस डिसीज को बोलते हैं मम्स। तो मम्स क्या है? एक वायरल इंफेक्शन है जो पैरोटिड ग्लैंड्स में होता है, जिसके कारण पैरोटिड ग्लैंड्स स्वेल कर जाती है। तो एक तो ये पैरोटिड ग्लैंड है जो सलाइवा के निकालने के साथ साथ एक एंजाइम भी सिक्रीट कर रहा है, जिसको सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन कह रहे हैं। इसके अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड्स है जो हमारे टंग के नीचे की ओर लगी हुई है। इसके अलावा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है, या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे जा के अगल बगल में सिचुएटेड होती है बेटा। अब अगर हम बेटा कंपोजिशन आप देखें सलाइवा का, ये जो सलाइवा निकल रहा है हमारे इस पैरोटिड ग्लैंड्स या सब लिंगुअल ग्लैंड्स या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स से जो भी सलाइवा निकल रहा है, उस सलाइवा का अगर हम कंपोजिशन देखें तो सिक्रीशन आप जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, तो हमें पता है कि डेली जो सिक्रीशन सलाइवा का होता है वो लगभग कितना होता है? 1500 ml।
1500 ml लगभग स्लाइवा का सिक्रीशन डेली हो रहा है, और इसका जो पीएच होता है बेटा वो 6.8 होता है। इस स्लाइवा का जो पीएच है 6.8 है, इसका मतलब है ये एसिडिक मीडियम का है, एसिडिक नेचर है इसका। अगर हम कंपोजिशन की बात करें इस स्लाइवा में, तो आपको पता है कि इस स्लाइवा के कंपोजिशन में जो वाटर है वो वाटर कितना है, 99.5% है। 99.5% इसका वाटर का कंपोजिशन है इस स्लाइवा में। और आपको हमने पहले बताया कि जो सलेवरी एमाइलेज है, इससे जो निकलने वाला एंजाइम है सलेवरी ग्लैंड से, वो सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन है। और आपको पता है कि ये मेनली पैरोटिड ग्लैंड से ही निकलता है। जो भी हम लोग फूड लेते हैं, जो चबाते हैं, जो खाते हैं, वो हमारा क्या है, बेसिक मीडियम में है। और टाइलिन जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, तो आपको पता है कि टाइलिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है जो बेटा हमारे बेसिक मीडियम में एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन बेसिक मीडियम में तभी एक्टिवेट होगा जो भोजन हमने खाया है, वो हमारा बेसिक मीडियम में एक्टिवेट होगा। तो अगर मान लीजिए हम ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड में क्या है, स्टार्च है। ब्रेड में क्या है, स्टार्च है, और इस पे सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन, सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन यहां काम किया, तो क्या होगा कि ये जो टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज है, इस स्टार्च को बेटा कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में। किसमें कर देगा, माल्टोज में कर देगा। और आपको पता है कि माल्टोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट, एक ग्लूकोज का कंटेंट है। तो ग्लूकोज के बहुत सारे कंटेंट है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, हेक्सोज, कई सारे कंटेंट है। तो ये टाइलिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है जो बेसिक मीडियम में एक्टिवेट है, जो चीज हम लोग खा रहे हैं। और जैसे मान लीजिए हमने ब्रेड खाया, तो ब्रेड में जो स्टार्च है, हमारा स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च को ये टाइलिन क्या करता है, ये किसमें बदल रहा है, माल्टोज में बदल रहा है। तो ये तो हमने बताया कि स्लाइवा का जो कंपोजिशन है वो लगभग 1500 ml स्लाइवा रोड डेली सिक्रीट हो रहा है, 6.8 इसका पीएच है। और मुख्य रूप से इसमें अगर हम देखें तो जो कंपोजिशन है उसमें वाटर 99.5% वाटर मिला हुआ है। इसके अलावा इस स्लाइवा के अंदर बहुत सारे लाइसोजाइम एंजाइम लगे हुए हैं, बहुत सारे आयंस लगे हुए हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये सब लगी हुई है। इसके अलावा IgA एक एंटीबॉडीज है, और सम अमाउंट में अगर हम देखें तो यूरिया और यूरिक एसिड भी पाया जा रहा है। तो ये तो हमने बताया कि कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। अब जो बेटा नेक्स्ट ग्लैंड है, इस नेक्स्ट ग्लैंड को हम कह रहे हैं लीवर। आपको पता है कि ये हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसमें मेन ग्लैंड्स है लीवर। लीवर आपको पता है बाइलोब के रूप में लीवर ये लगा हुआ है। और लीवर में ये जो इस आप देख रहे हैं ये पार्ट, इसके बीच में एक ये दरारें होती हैं, स्लिट्स होती है, इस स्लिट्स को बोलते हैं फिलीफॉर्म लिगामेंट्स। और इस फिलीफॉर्म लिगामेंट्स के ऊपर की ओर यहां लगा होता है डायाफ्राम। यहां क्या होता है, डायाफ्राम लगा होता है ऐसे, जो इसको सेपरेट कर रहा है। क्योंकि आपको पता है डायाफ्राम क्या करता है कि एक ये एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। तो जो हमारा लीवर लगा हुआ है वो एब्डोमिनल कैविटी में लगा हुआ है, और एब्डोमिनल कैविटी में जब लगा है तो इसको नीचे की ओर सेपरेट कर रहा है। इसका मतलब ये नीचे की ओर यहां पर हमारे लीवर लगा है, और ये दो लोब में है। आप अगर देखें, एक ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है। लेफ्ट लोब हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है, राइट लोब क्या होता है, बड़ा होता है, बिग होता है। तो बीच में जो फिलीफॉर्म लिगामेंट्स है, ये दोनों लोब को, मांसल लोब है, ये दोनों को अलग कर रही है। अगर आप देखें तो यहां पर बीच में क्या है, कॉमन हिपैटिक डक्ट लगा हुआ है, ये कॉमन बाइल डक्ट आई हुई है, यहां पर बीच में एक गॉल ब्लैडर लगा हुआ है। आपको पता है कि गॉल ब्लैडर का हमारे बॉडी में कोई डायरेक्ट काम नहीं है, लेकिन लीवर के द्वारा जो भी बाइल या जो भी जूसेस कलेक्ट हो रहे हैं, बाइल जूस मेनली कलेक्ट हो रहा है लीवर के द्वारा, सिक्रीट हो रहा है बाइल जूस, तो
तो उस बाइल जूस को ये हमारा गाल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। नीचे की ओर आप आएंगे तो यहां देखेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट लगी हुई है, और इस पैंक्रियाटिक डक्ट से एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। आपको पता है कि पैंक्रियाज क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है, और मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए है क्योंकि वो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को सिक्रीट करता है। तो इस प्रकार से ये इसकी एक फिगर हमने आपको दिखाया कि लीवर किस प्रकार से लगा हुआ है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन में। अगर बेटा हम इसके फंक्शन ऑफ लीवर की बात करें तो आपको पता है कि लीवर का जो मेन वर्क है वो क्या है? बाइल को सिक्रीट करना। अब आपको पता है कि बाइल को सिक्रीट करना, और बाइल का मेन वर्क क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को इमल्सिफाइड करना, फैट को ब्रेक डाउन करना, यह लीवर का मेन काम है। आप याद रखिए कि लीवर एक ऐसा है जिसमें कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता। लीवर में किसी प्रकार का कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता, केवल सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टेराकोलेट और बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन ये सब पाए जाते हैं, बाकी कोई एंजाइम लीवर में नहीं होता। तो अगर लीवर का हम मेन फंक्शन देखें तो एक तो मेन फंक्शन में क्या है कि ये बाइल को सिक्रीट कर रहा है, दूसरा ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, तीसरा एक हेपेरिन नामक एंटीकोगुलेंट मटेरियल निकालता है जो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड को जमने से रोक देता है। इसके अलावा जो हमारे अंदर अमोनिया बन रही है, हाई टॉक्सिक एजेंट बनना है अमोनिया, उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि इसी लीवर के अंदर एक साइकिल चलती है और उस साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल। इस साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल या फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो लीवर क्या कर रहा है कि जो अमोनिया हम लोग में डायरेक्ट यूरिया नहीं बनती है, तो क्या बनता है? पहले अमोनिया बनता है। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, हाईली टॉक्सिक है, और जब हाईली टॉक्सिक है तो इसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने का काम है इस ऑर्निथिन साइकिल का। तो इसका मतलब ये जो अमोनिया बनी है उस अमोनिया को क्या होगा? लीवर क्या करेगा? यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। तो एक तो बाइल को सिक्रीट करना मेन फंक्शन, ग्लाइकोजन को स्टोर करना, इसके अलावा अमोनिया को यूरिया में बदलना, और हेपेरिन नामक जो एंटीकोगुलेंट मटेरियल है उसकी सिंथेसिस करना, जिससे वो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है वो क्लॉट ना होने पाए। तो ये तो मेन वर्क हमने बताया। इसके अलावा आपको पता है कि जब लीवर ग्लूकोज, या आपको पता है कि जब हम लोग फूड लेते हैं तो उसका कुछ अमाउंट हमारा लीवर क्या है? स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जब ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है तो उसी ग्लाइकोजन को ये लीवर क्या करता है? जब हमें फूड उपलब्ध नहीं हो पाता या विषम परिस्थिति में खाना नहीं मिल पाता तो वही स्टोर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी देता है। और ग्लूकोज में कन्वर्ट कब होगा? क्योंकि उसमें प्रोसेस होगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा वो प्रोसेस हमारी कंप्लीट होगी, जिससे ग्लाइकोजन क्या है? हमारा ग्लूकोज में चेंज होगा और फिर से हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो ये तो हमने आपको कुछ फंक्शन बताए कि ये लीवर के मेन फंक्शन है, लेकिन इसके अलावा भी आपको पता है कि जैसे एंजियोटेनोसिन निकलता है, बाइल है, कोलेस्ट्रॉल है, डिटॉक्सिफिकेशन है, डीएमिनेशन है लीवर का काम, एक्सक्रीशन है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लूकोजिनेसिस है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज है, इसके बाद हीमोपोइटिक ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो है, हिपेरिन फॉर्मेशन है, प्रोथाम्ब्रिन है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोजन, यूरिया और लिम्फ। इतने सारे लीवर के बहुत सारे वर्क होते हैं, लेकिन जो आपको मेन रूप से तैयार करना है वो लीवर के 4 मेन फंक्शन याद रखिए कि लीवर में कोई एंजाइम नहीं होता, लीवर केवल एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है उसी को एलिमिनेट करता है, और लीवर जो मुख्य रूप से चीजें निकाल रहा है उसमें बाइल निकलती है। और लीवर जब बाइल को निकालता है तो बाइल निकल तो रहा है, लेकिन ये बाइल का मेन फंक्शन क्या है कि जो आपने फैट लिया है उस फैट को ब्रेक डाउन करना। और आपको पता है कि फैट जब ब्रेक डाउन होगा, फैट टूटेगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। तो
एक तो बाइल को सिक्रीट करना, ये मेन फंक्शन है। इसके अलावा भी मैंने बताया है कि ग्लाइकोजन का स्टोरेज करना, हेपेरिन का संश्लेषण करना और मुख्य रूप से जो अमोनिया बन रही है उसको यूरिया में कन्वर्ट करना, क्योंकि लीवर में एक साइकिल चलती है जिसका नाम है ऑरेंथिन साइकिल। तो ये तो लीवर के फंक्शन है। अब लीवर इस चीज को क्या कर रहा है कि लीवर ने निकाला, तो बाइल निकाला लीवर ने, लेकिन स्टोर कहां होगा? स्टोर बेटा होगा गाल ब्लैडर में। आपको पता है कि ये चीज देखिए, अगर ये पार्ट आप देखें तो इसका नाम है गाल ब्लैडर, एक थैले जैसी रचना है गाल ब्लैडर, वहां पर हमारा ये बाइल स्टोर होता है। इसके अलावा आपको पता है कि विटामिन बी12 या विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी का स्टोरेज जो काम है, वर्क है, वो लीवर का ही है। तो ये हमने आपसे बात बता की कि फंक्शन ऑफ लीवर क्या है। अब अगर हम बात करें बाइल कंपोजिशन की, तो आपको पता है कि बाइल कंपोजिशन, अब बाइल जो सिक्रीट हो रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि बाइल जो सिक्रीट होता है, इसका मतलब बाइल का पीएच कितना है। बाइल का अगर जो सिक्रीट हो रहा है, तो बाइल के पीएच की हम बात करें तो बेटा बाइल का जो पीएच होता है 7.4 से 7.6। इसका मतलब है कि ये हल्का एसिडिक और हल्का बेसिक मीडियम में है, 7.4 से 7.6 है। अगर इस बाइल में हम देखें तो बाइल में 98% क्या है? वाटर है। इस बाइल में क्या है? 98% वाटर है। और डेली जो सिक्रीशन होता है बाइल का, वो 500 ml डेली सिक्रीशन है। इसका मतलब मैन के अंदर जो बाइल सिक्रीट हो रहा है वो 500 ml बाइल डेली सिक्रीट होता है। इसके अलावा बाइल क्या है? एक मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है लीवर का जो निकल रहा है, और फंक्शन मैंने बताया बाइल का न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एचसीएल को न्यूट्रलाइज करना, यह भी एक बाइल का फंक्शन है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, इमल्सिफाइड कर देना, और हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। इसका मतलब फैट के एब्जॉर्प्शन में जब हेल्प है और फैट आपके अंदर जा रहा है तो किस रूप में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में। तो ये भी हमारे क्या है? बाइल के मेन फंक्शन है। अब बेटा जो हमारी अगली ग्लैंड्स है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज, आपको पता है कि पैंक्रियाज क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है। और मिक्स्ड ग्लैंड बेटा इसलिए है पैंक्रियाज क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को सिक्रीट करती है। अगर हम इसका टीएस काट दें, मान लीजिए ये पैंक्रियाज है इस प्रकार से, अगर हम इसका टीएस काट दें तो टीएस काटने पे हम देखेंगे कि इसका जो 90% पार्ट है वो एक्सोक्राइन है। 90% जो पार्ट है वो कैसा है? एक्सोक्राइन है। जब हम इस लीफी लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम पैंक्रियाज कह रहे हैं, इस पैंक्रियाज का हमने क्या काट दिया? टीएस, ट्रांसफर सेक्शन काट दिया। और जब ट्रांसफर सेक्शन हम काट रहे हैं, काटने के बाद हम देखते हैं तो इसका 90% पार्ट क्या दिखाई पड़ता है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब बहिस्रावी। और ये एक्सोक्राइन ऐसा पार्ट है जो जिनमें डक्ट पाई जाती है, जिनमें डक्ट पाई जाएगी। इसका मतलब है ये विथ डक्ट वाला पार्ट है, डक्ट इसमें रहेगी। 90% पार्ट क्या है? एक्सोक्राइन है जिसमें डक्ट लगी हुई है। लेकिन इसका जो बेटा 10% पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन क्या है? विदाउट डक्ट। एंडोक्राइन कैसा पार्ट है? विदाउट है, विदाउट डक्ट है, इसमें कोई भी डक्ट या नलिका नहीं लगी हुई है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पैंक्रियाज है ये मिक्स्ड ग्लैंड है, एंजाइम हार्मोन दोनों को सिक्रीट कर रही है। अब 90% पार्ट से तो एंजाइम सिक्रीट होगा और 10% पार्ट से हार्मोन सिक्रीट होंगे, तो इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये ऐसे लगा हुआ है, एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, और यहां पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं डियोडिनम। डियोडिनम एक ऐसा पार्ट है जहां पर फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इसको ग्रहणी बोलते हैं डियोडिनम, जहां पर फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है।
फैट का कंप्लीट डाइजेशन तो माउथ से शुरू, फैट का डाइजेशन तो माउथ से ही बेटा शुरू हो जाता है। फैट का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन है वो जाके डिओडेनम में होता है। तो ये यू शेप्ड की नली होती है डिओडेनम, इससे हमारा ये लगा हुआ है। और जब ये लगा हुआ तो इसके बीच में आप ये देखेंगे, इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट का मतलब है कि इसमें एक नलिका लगी है, एक पतली सी, और वो नलिका इसलिए लगी है कि बहुत सारा पैंक्रियाटिक जूस इससे सिक्रीट होगा। तो ये जो हमने बताया पैंक्रियाज एक ये मिक्स्ड ग्लैंड है, इसीलिए है क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को सिक्रीट कर रही है। इसके 90% पार्ट्स को हम एक्सोक्राइन कहते हैं जो विथ डक्ट है, और 10% पार्ट्स को हम एंडोक्राइन पार्ट कहते हैं जो विदाउट डक्ट है। तो एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम सिक्रीट होगा और एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन सिक्रीट होंगे। अब अगर हमने इसका टीएस काटा है तो हम देख रहे हैं कि इसके जो एक्सोक्राइन पार्ट है उस एक्सोक्राइन पार्ट को पैंक्रियाटिक एसाइनी के नाम से जानते हैं, और जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है उसमें बहुत सारे आइसोलेट्स लगे होते हैं जिसको हम लैंगरहैंस बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये जो पैंक्रियाटिक एसाइनी है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है, ये कैसा है, ये 90% पार्ट है और इसी से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। इसी से क्या सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होते हैं। जबकि जो इसका 10% पार्ट है, ये 10% पार्ट है पैंक्रियाज का, इससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर आप इसका जब टीएस काट रहे हैं तो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें आइसोलेट्स दिखाई पड़ती हैं, और जब आइसोलेट्स दिखाई पड़ती हैं तो आपको पता है कि इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक डेल्टा। अल्फा से ग्लूकागान नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन सा, ग्लूकागान। बीटा से इंसुलिन, और डेल्टा से सोमैटोस्टेनिन। अल्फा से ग्लूकागान, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोस्टेनिन, ये तीनों ही हार्मोन क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो हार्मोन निकल रहा है 10% पार्ट एंडोक्राइन से, उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी आइसोलेट्स दिखाई पड़ रही हैं, और उसी आइसोलेट्स के अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा की सेल्स लगी हुई हैं। तो अल्फा से ग्लूकागान, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोस्टेनिन, ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे बॉडी में जो पैंक्रियाज है, अगर उस पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, अगर इंसुलिन कम बनने लगेगा तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो उस ब्लड से हमारा ग्लूकोज छनेगा, फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद हमारे यूरिन से ग्लूकोज पास आउट होगा, क्योंकि इंसुलिन कम बन रही है। जब इंसुलिन कम बन रही है तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, और ग्लूकोज बढ़ रहा है तो वो ग्लूकोज ब्लड से छनकर कहां आ रहा, यूरिन में आ रहा है। यूरिन से ग्लूकोज पास आउट हो जाएगा और वो एक डिसीज हो जाएगी जिसको बोलते हैं डायबिटीज या मधुमेह नामक बीमारी। तो आपको पता है कि अगर बॉडी में सामान्य मात्रा से अगर शुगर लेवल कम है, हमारे बॉडी में सामान्य मात्रा से अगर शुगर कम है तो इसका नाम क्या है, वो हाइपोग्लाइसीमिया है। और सामान्य मात्रा से शुगर अगर ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि जब शुगर लेवल कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया, और शुगर लेवल ज्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया। एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया, लेस अमाउंट ऑफ शुगर, ये होता है हाइपोग्लाइसीमिया। और एक होता है बेटा हाइपरग्लाइसीमिया,
मोर अमाउंट ऑफ शुगर। इसका मतलब है कि अगर हमारे बॉडी में सामान्य मात्रा से शुगर लेवल कम है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया है, अगर सामान्य मात्रा से शुगर लेवल ज्यादा है तो वो क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है। तो इसमें ये जो हमारा आइसोलेट्स जिसमें अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स लगी है और उस बीटा सेल से जो इंसुलिन निकल रहा वो बहुत मेन हार्मोन है इंसुलिन, क्योंकि इसी इंसुलिन के कम होने से मैन में डायबिटीज हो जाती है। अगर पैंक्रियाज में इंसुलिन कम बनेगा तो निश्चित रूप से बेटा हमारे ब्लड में ग्लूकोज का परसेंटेज बढ़ेगा, और ग्लूकोज का जब परसेंटेज ब्लड में बढ़ेगा तो ब्लड से जो हमारा ग्लूकोज है वो छन कर हमारे यूरिन में आएगी, और यूरिन में आएगी तो यूरिन से वो ग्लूकोज पास आउट होगा और वो डिसीज बदल जाएगी डायबिटीज नामक रोग हो जाएगा। तो ये हमने आज आपको बताया कि ये इस प्रकार से आइसोलेट्स हैं जिसमें ये पूरी सेल्स लगी हुई हैं, इसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अब बेटा जो हम बात कर रहे थे कि एक्सोक्राइन पार्ट से, तो आपको पता है कि चूंकि पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा है, और जो पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा है उस पैंक्रियाटिक जूस में अगर हम देखें तो वो पैंक्रियाटिक जूस कैसा है, मेनली एल्कलाइन फ्लूइड के रूप में है, ये बेसिक मीडियम है, एल्कलाइन फ्लूइड के रूप में ये पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा। इसमें जो वाटर की परसेंटेज है वो 98% है, 98% वाटर की परसेंटेज है जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा है। और इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन SCO3 सिक्रीशन ऑफ साइमेल्टेड बाई सिक्रीटीन इस रूप में है, और साल्ट एंड एंजाइम्स भी 2% निकल रहे हैं। इसका मतलब 98% वाटर है और साल्ट और एंजाइम्स मेनली 2% है। तो अगर हम एंजाइम्स देखें, चूंकि एंजाइम्स कैसे सिक्रीट हो रहा है, इसके 90% वाले भाग से हो रहा है, जहां पर डक्ट लगी है जिसको हमने पैंक्रियाटिक एसाइनी का नाम दिया है, जिसको हमने एक्सोक्राइन कहा है, यहां पर एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं वो कैसे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम में सबसे पहले कौन सा निकलता है, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन एक आपको पता है कि ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन पर रिएक्ट होता है और प्रोटीन को वो तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स में। इसका मतलब है कि मान लो ये प्रोटीन है और यहां पर ट्रिप्सिनोजन एंजाइम काम करेगा, प्रोटीन आगे चल के ब्रेक डाउन होगी किसमें, प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स। प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स में ये ब्रेक डाउन हो जाएगी प्रोटीन। आपको पता है कि प्रोटीन एक क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। इसी प्रकार काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी यही प्रोटीन पे रिएक्ट होगी। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये भी हमारा यही प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोडिएजेस, ये भी हमारा एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसका मतलब जितने भी एंजाइम है सब प्रोटीन पे रिएक्ट करेंगे, और प्रोटीन कभी भी टूटेगी वो प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स में टूटेगी। इसके अलावा इसमें लाइपेज भी होता है, और आपको पता है कि लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो फैट पे रिएक्ट करता है और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा फैट है, इसमें लाइपेज काम करेगा, और लाइपेज जब काम करेगा किसमें टूटेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैट कभी भी बेटा टूटेगा किसमें टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो एक तो इसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है। इसके अलावा एक और एंजाइम है स्लेवरी एमाइलेज। आपको पता है कि ये स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी कह रहे हैं, और एमाइलेज आपको पता है कैसा है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। और जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है तो वो एमाइलेज क्या होगा, स्टार्च को किस में बदलेगा, माल्टोज में। स्टार्च ये एमाइलेज है, किसमें बदल देगा, माल्टोज में। तो आपने देखा कि स्लेवरी एमाइलेज या टाइलिन जो हमारे स्लेवरी ग्लैंड से निकल रहा था
वो भी एक एसोसिएटेड ग्लैंड थी, वहां भी निकल रहा था हमारा सलेवरी एमाइलेज, लेकिन वो क्या था, वो भी स्टार्च को तोड़ रहा था माल्टोज में। और इसीलिए हम कह रहे थे कि जब आप ब्रेड को काफी देर तक चबाते हैं तो वो हमें मीठी लगने लगती है। क्यों मीठी लगने लगती है? क्योंकि इस ब्रेड के अंदर का जो स्टार्च है वो चेंज हो जाता है माल्टोज में। और कौन चेंज करता है? यही एमाइलेज। तो ये बेटा पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, इसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इसके अलावा लाइपेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये सब चीजें, ये जितने एंजाइम इसमें वर्क करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियेसिस भी होता है, न्यूक्लियेसिस भी होता है जो किसमें टूट जाता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स में। और आपको पता है कि न्यूक्लियेसिस एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। अब आपको पता है न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? डीएनए प्लस आरएनए। जैसे मान लो ये न्यूक्लियेसिस है और ये न्यूक्लिक एसिड पे क्रिया कर रहा है, ये किस पे क्रिया कर रहा है? न्यूक्लिक एसिड पर, न्यूक्लिक एसिड प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियसिस है जो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर रिएक्ट कर रहा, और न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए। तो ये क्या है? ये भी एक एंजाइम है। तो जितने भी आप देख रहे हैं कि एंजाइम, ये सब क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट से सिक्रीट हो रहे हैं, पैंक्रियाटिक एसाइनी से सिक्रीट हो रहे हैं, जो हमारा 90% पार्ट है, और ये अलग अलग फूड पे रिएक्ट करते हैं। तो हमने आपको लीवर की बात की, पैंक्रियाज की बात की। इसके बाद एक है हमारा, आपको पता है, गाल ब्लडर। और गाल ब्लडर का वैसे कोई काम नहीं होता, आपको पता है गाल ब्लडर का कोई काम नहीं होता, लेकिन गाल ब्लडर लगा हुआ है हमारे लीवर से, और जितना भी सिक्रीशन है बाइल का वो सब स्टोर करने का काम करता है। तो बेटा आप ये देख रहे थे कि इसका जो 90% पार्ट था एक्सोक्राइन, जिसको पैंक्रियाटिक एसाइनी बोल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम हैं, और ये एंजाइम अलग अलग रूपों में फूड के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पैंक्रियाज है, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड कह रहे हैं, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन दोनों को निकाल रहा है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कह रहे हैं। इसके बाद आपने लास्ट वाला देखा कि एक लास्ट उसमें गाल ब्लडर भी होता है, ये भी एक एसोसिएटेड ग्लैंड है गाल ब्लडर। और आपको पता है कि गाल ब्लडर में क्या है कि जितना भी सिक्रीशन है बाइल का, वो बाइल सिक्रीट करता है, उसको बाइल सिक्रीट करेगा लीवर से, और गाल ब्लडर में वो चीजें स्टोर होंगी। तो गाल ब्लडर का डायरेक्ट कोई हमारे बॉडी पे वर्क नहीं है, लेकिन जितना भी सिक्रीशन है वो सिक्रीशन को स्टोर करने का जो काम है वो गाल ब्लडर का है। तो बेटा आज हमने आपसे बात की कि ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें आपने सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में देखा, लीवर के बारे में देखा, पैंक्रियाज के बारे में देखा, और गाल ब्लडर के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो दो पार्ट्स में डिवाइड था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसको ध्यान से बेटा आप इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। लेक्चर आपको अच्छा लगे तो रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन पे जाकर यूट्यूब चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब करिए, और हमारे लिंक पे लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स भी भेजिए बेटा। और नेक्स्ट आगे आपको अगले लेक्चर में हम लोग रिस्पायरेशन में ले चलेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है बेटा। ओके, थैंक्स।